स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए टॉपिक जो है वो लेके आया हूँ लोक प्रशासन। ये कॉलेज वाले बच्चों के लिए खासकर बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए और ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चों के सिलेबस में ये थर्ड सेमेस्टर में दिया गया है, कुछ बच्चों के फोर्थ सेमेस्टर में दिया गया है और कुछ बच्चों के ये फिफ्थ सेमेस्टर में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं शुरुआत से कि लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन से क्या समझते हैं, लोक प्रशासन की उत्पत्ति कैसे हुई, लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है। तो लोक प्रशासन जो है वो एक व्यवस्थित अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन का विकास अभी आधुनिक ही है। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है जितने भी लोक प्रशासन के ऊपर अपनी ज्ञान को बांटने वाले व्यक्ति हैं वो अभी भी यही कहते हैं कि लोक प्रशासन तो ठीक है, चल रहा है हमारे समाज में, लेकिन अगर अभी भी देखा जाए तो इसका जो विकास हो रहा है वो अभी हो ही रहा है। अभी पूर्ण रूप से ये विकसित नहीं हुआ है, अभी ये आधुनिक ही है, मतलब नया ही है। आप समझ सकते हैं, ये अभी लोक प्रशासन की जो व्यवस्था है हमारे समाज के लिए वो अभी नया ही है। प्रशासन के शैक्षिक अध्ययन का प्रारंभ करने का श्रेय वुडरो विल्सन को जाता है। शैक्षिक अध्ययन कहने का क्या मतलब है कि पहले यह एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं था, इसे एक सब्जेक्ट के रूप में लाने का काम किसने किया है? वुडरो विल्सन ने किया है, जिसके बाद इसको लोग स्टडी में, अपने अध्ययन में पढ़ना शुरू कर दिए एज ए सब्जेक्ट। लोक प्रशासन को एक सब्जेक्ट बनाने में सबसे बड़ा श्रेय जो है वो वुडरो विल्सन को जाता है। इन्होंने अपना एक किताब लिखा था जिसे हम लेख के नाम से जान सकते हैं, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने इन सभी बातों का जिक्र किया है, किसका? लोक प्रशासन का। खासकर वुडरो विल्सन के द्वारा लिखा गया यह जो बुक है या फिर लेख है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें मुख्य रूप से वुडरो विल्सन ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोक प्रशासन के बारे में चर्चा किया है, उसके प्रकृति के बारे में चर्चा किया है। 1987 में यह जो लेख था उसे प्रकाशित किया गया था, छापा गया था। आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो वुडरो विल्सन ने लिखा था उसे 1887 में प्रकाशित किया गया था और इसमें शास्त्र की वैज्ञानिक बुनियादों को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। देखिए, अब जो लोक प्रशासन से जुड़े हुए मुद्दे थे उसे और कैसे बेहतर किया जाए, कैसे समाज के लोगों के साथ इसे लागू किया जाए, इन सभी बातों को लेके वुडरो विल्सन ने अपनी किताब में इन बातों को काफी अच्छे से जिक्र किया है। तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट में आपको समझना है कि वुडरो शासन को एज ए सब्जेक्ट लाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, तो वुडरो विल्सन है। उन्होंने अपना एक बुक लिखा था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1887 में प्रकाशित किया गया। और इस किताब को लिखने का मुख्य जो कारण था वुडरो विल्सन का, वो यही था कि वो लोक प्रशासन के कामों को, लोक प्रशासन के बुनियाद को, उसके आधार को और ज्यादा विकसित करना चाहते थे और ज्यादा फैलाना चाहते थे। लेख में राजनीति तथा प्रशासन के बीच स्पष्ट भिन्नता दिखाई गई है। अभी तक, जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन एज ए सब्जेक्ट के तरीके से नहीं लिया जा रहा था, तब तक कई सारे सामाजिक ऐसे लोग थे जो राजनीति और प्रशासन के बीच में सिमिलरिटी ढूंढ रहे थे। लेकिन वुडरो विल्सन जो थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो राजनीति और प्रशासन के बीच में अंतर को ढूंढा, कैसे ये एक दूसरे से भिन्न है। यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह अगर आपको समझाया जाए तो आप याद रखिएगा कि हमारे भारत की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे भारत के सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो राजनीति जो है वो विधायिका से जुड़ा हुआ है और जो प्रशासन है वो कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है। तो अभी के समय में आप कभी देख सकते हो कि दोनों में सिमिलरिटी हो, नहीं हो सकती ना? विधायक में और कार्यपालिका में सिमिलरिटी हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों का कार्य अलग है, दोनों को काम करने का तरीका अलग है, दोनों के कार्य करने की क्षमता अलग है और टाइम पीरियड भी अलग है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। जहां पे एक तरफ विधायिका कानून का निर्माण करती है, वहीं पे दूसरी तरफ कार्यपालिका उस कानून को लागू करवाती है। सेम कंडीशन यहां भी होता है कि राजनीति के अंदर
पल रहे लोग या रह रहे लोग सिर्फ और सिर्फ नीतियों का निर्माण करते हैं, लेकिन प्रशासन जो होता है इन नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करवाने का काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वुडरो विल्सन के द्वारा लिखी गई पुस्तक में राजनीति और प्रशासन के बीच में भिन्नता अर्थात अंतर दिखाई गई है और घोषित किया गया है, बताया गया है कि प्रशासन को राजनीति से दूर रहना चाहिए। देखिए, वुडरो विल्सन ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग है, उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीति को प्रशासन के कामों से अलग रहना चाहिए, प्रशासन को राजनीति के काम से दूर रहना चाहिए। इसी को तथाकथित राजनीति प्रशासन द्विभाजन कहते हैं। यहां से आपका 1 नंबर का प्रश्न तैयार होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है राजनीति प्रशासन द्विभाजन क्या है, तो आप बताएंगे वुडरो विल्सन ने जिस प्रकार से राजनीति और प्रशासन के बीच में अंतर और भिन्नता दिखाई और साथ ही साथ ये भी बताया कि कभी भी राजनीति को प्रशासन के साथ नहीं आना चाहिए और कभी भी प्रशासन को राजनीति के साथ नहीं आना चाहिए। तो यही जो अलग अलग रह के काम करने का तरीका है, राजनीति से दूर रहने का जो तरीका है, यही राजनीति प्रशासन द्विभाजन कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि एक देश के अंदर सरकार के 3 विभिन्न अंगों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगर ये तीनों एक साथ काम नहीं करेंगे मिलके तो फिर देश कैसे चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तीनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि तीनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तीनों एक दूसरे पे अंकुश लगाने का काम करते हैं। अगर ये तीनों साथ में आ जाएंगे या फिर राजनीति और प्रशासन एक साथ आएंगे तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का बन जाएगा। लोग भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, प्रशासन भ्रष्टाचारी हो जाएगा, राजनीति के अंदर पल रहे लोग या रह रहे लोग या फिर जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार पे उतर जाएंगे। इन पे अंकुश लगाने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए वुडरो विल्सन ने कहा है कि राजनीति और प्रशासन को अलग अलग रहना चाहिए, राजनीति को प्रशासन से दूर होना चाहिए। कई बार आपने देखा है ना कि राजनीति में रह रहे लोग, विधायक, सांसद, मंत्री लोग प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, उनके कामों को अवरोध डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए वुडरो विल्सन ने कहा है कि उन्हें मुक्त होके, स्वतंत्र होके, निष्पक्ष होके अपना काम करना चाहिए और राजनीति के अंदर रह रहे लोगों को भी निष्पक्ष होके अपने राजनीति मुद्दों की ओर अग्रसर होना चाहिए। टॉपिक हमारा कहता है गुडनो। देखिए, गुडनो भी एक व्यक्ति का नाम है और इन्होंने विल्सन का अनुकरण किया। विल्सन कहने का मतलब है, याद रखिएगा, जब भी मैं विल्सन बोलूंगा तो आप याद रखिएगा मैं वुडरो विल्सन की बात कर रहा हूं। वुडरो विल्सन ने जब अपनी पुस्तक लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बाद ये काफी काफी फेमस हुए और इनके द्वारा बताए गए तथ्य भी काफी फेमस हुआ। तो गुडनो ने विल्सन का अनुकरण किया, इसका मतलब है इन्होंने विल्सन को ही फॉलो किया। उसने सरकार के 2 पृथक कार्यों की धारणा की और उसको राजनीति और प्रशासन नाम दिया। गुडनो ने क्या किया कि सरकार के 2 कार्यों को उल्लेखित किया, मतलब बताया लोगों को कि एक तो राजनीति है और दूसरा प्रशासन है। ये दोनों का काम जो है वो अलग-अलग है। राजनीति का संबंध जो है, जो रिलेशन है, वो नीतियों से अथवा राज्य की इच्छा को प्रकट करने से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। मॉडर्न मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में भी आप क्या देखते हैं कि हमारे सरकार के तो 3 अंग है, मैंने आपको कई बार बताया। विधायिका जो है वही तो राजनीति करता है और उनका काम क्या है? उनका काम नीति बनाना है, नए-नए नियम बनाना है, अनुच्छेद बनाना है, कानून बनाना है, कानून में सुधार करना है, कानून को खत्म करना है, लागू करना है। या फिर ये जनप्रतिनिधि भी तो होते हैं, जनता के द्वारा चुन के आते हैं। तो जनता की इच्छा जो होती है उसे पूरा करने का काम किसका होता है? राजनीति का होता है। लेकिन प्रशासन का संबंध क्या है? जो राजनीति के द्वारा, जो विधायिका के द्वारा नीति बनाई जाती है, नियम बनाया जाता है, उन नीतियों को लागू करना जमीनी स्तर पर, समाज के अंदर, समाज के लोगों के बीच शांति से कैसे इनके द्वारा बनाए गए नियमों को लागू किया जाएगा, ये प्रशासन का कार्य होता है। टॉपिक हमारा कहता है लोक प्रशासन का इतिहास और इसके निम्नलिखित 5 चरणों में जो विभाज्य है उसके बारे में जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे हमने क्या क्या जाना है, देखिए अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ लोक प्रशासन को समझा है। लोक प्रशासन कैसे हमारा सब्जेक्ट बना उसके बारे में जाना, वुडरो विल्सन ने क्या किया उसके बारे में जाना, कब उन्होंने लेख लिखा उसके बारे में जाना, राजनीति प्रशासन द्विभाजन क्या है उसके बारे में जाना। बात करेंगे लोक प्रशासन के इतिहास के बारे में, क्या इतिहास रहा है लोक प्रशासन का, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे इसको अभी तक के समय में 5 चरणों में विभाजित किया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है प्रथम चरण, क्योंकि आपको यहाँ पे टॉपिक्स में दिख रहे हैं कि 5 चरण में
पूरे लोक प्रशासन को विभाजित किया गया है। तो प्रथम चरण जो है वो 1887 से 1926 के समय को कहते हैं। याद रखिएगा 1887 से लेके 1926 का जो टाइम पीरियड है, इसे हम लोक प्रशासन के इतिहास का प्रथम चरण कहते हैं। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म हुआ, इसलिए इसको प्रशासन में फर्स्ट चरण में, फर्स्ट स्टेप में रखते हैं, क्योंकि इससे पहले ना कोई लोक प्रशासन का टॉपिक था ही नहीं। एज ए सब्जेक्ट भी कोई नहीं पढ़ते थे, कोई इसके मुद्दे के ऊपर बात भी नहीं करते थे। तो क्या हुआ कि 1887 में, मैंने आपको ऊपर बताया ना, आप एक बार गौर से देखिए, 1887 में एक बुक प्रकाशित हुआ था ना, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किसने किया था? वुड्रो विल्सन ने किया था। तो 1887 से पहला चरण शुरू हो गया, क्योंकि यह एक किताब के रूप में आया और लोगों ने इसे एज ए सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया। तो लोक प्रशासन का जन्म 1887 में हुआ। अब इसके पीछे की कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, इसका मेन रीजन क्या था। ये याद रखिएगा, वुड्रो विल्सन ने 1887 में एक किताब लिखा, एक लेख लिखा, और यहीं से शुरुआत होता है लोक प्रशासन के प्रथम चरण का, जो 1887 से 1926 तक रहा है। अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से राजनीतिक शास्त्र के तत्कालीन प्रधानाध्यापक, मतलब हेड, आप कह सकते हैं प्रिंसिपल, वुड्रो विल्सन को इस शास्त्र का जनक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए कि अमेरिका के रहने वाले थे कौन? वुड्रो विल्सन। कौन से यूनिवर्सिटी में? स्टूडेंट नहीं थे, कहीं गलती से आप ये मत समझ लीजिएगा कि वुड्रो विल्सन जो थे वो एक स्टूडेंट थे, वो खुद ही प्रिंसिपल थे, मतलब एज अ टीचर वहां पे काम कर रहे थे। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है अमेरिका का। तो वहां पे ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करते थे। कौन? वुड्रो विल्सन पॉलिटिकल साइंस के प्रधानाध्यापक हुआ करते थे, और उन्होंने ही लोक प्रशासन के इस लेख को लिखा और द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे किताब का निर्माण किया। कब? 1887 में यह प्रकाशित हुआ। तो उन्होंने 1887 में प्रकाशित अपने लेख प्रशासन का अध्ययन, देखिए द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी क्या होता है? प्रशासन का अध्ययन। प्रशासन के बारे में मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, और ज्यादा जानकारी, उसको डीपली समझना, यही था इनका लक्ष्य वुड्रो विल्सन का, जो अमेरिका के रहने वाले थे, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल थे। 1887 में किताब लिखा, किताब का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में इसे हम कहते हैं प्रशासन का अध्ययन। तो इन्होंने राजनीति और प्रशासन को अलग बताया है, राजनीति को अलग रखा है और प्रशासन को अलग रखा है। मैंने पहले की स्लाइड में आपको बताया है कि इससे पहले कई सारे ऐसे लोग थे जो राजनीति और प्रशासन को एक साथ देखते थे, एक साथ जोड़ के देखते थे। उनको लगता था कि राजनीति भी वही है, प्रशासन भी वही है। जैसे अब ऐसा समझ लीजिए ना कि दूध भी वही है और मट्ठा भी वही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, दूध और मट्ठा की क्वालिटी में अंतर है। लेकिन हम यहाँ पे दूध और मट्ठा का जो एग्जाम्पल दिया है, तो मट्ठा को थोड़ा हम लो वर्जन में समझते हैं, लेकिन हम यहाँ पे राजनीति को लो वर्जन में नहीं समझेंगे। अब हम ऐसे आपको बता देते हैं कि एप्पल और ग्रेप्स, तो अंगूर और सेब दोनों स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, और दोनों के बिना हमारे शरीर को मतलब नुकसान हो सकता है। तो एप्पल के समय में हमें एप्पल खाना है, मतलब जब हमें राजनीति की आवश्यकता होगी तो हमें राजनीति भी चाहिए। और ग्रेप्स, अब ग्रेप्स में भी तो कुछ गुण है, तो जब हमें ग्रेप्स अर्थात प्रशासन की आवश्यकता होगी तो हमें प्रशासन भी चाहिए। दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का पूरक भी तो है। एक ही समाज के अंदर इन दोनों की तो जरूरत है। तो पहली बार वुड्रो विल्सन ने प्रशासन और राजनीति को अलग अलग करते हुए कहा, एक संविधान का निर्माण सरल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत आसान है। आप आसानी से किसी भी प्रकार के नियम को बना सकते हैं। ये वही बात हो गया कि आप आसानी से किसी से प्यार कर सकते हैं, लेकिन प्यार निभाना बहुत मुश्किल होता है। रिश्ते आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो यही बात है, आप किसी भी प्रकार के नियम कानून को बड़े ही आसानी से बना लोगे, बहुत ही इजी वे में बना लोगे, लेकिन उसे चलाना बहुत कठिन होता है, प्यार निभाना बहुत कठिन होता है। तो ऐसा ही कुछ था जो वुड्रो विल्सन ने कहा कि आप संविधान तो बड़े इजी वे में बना लोगे, लेकिन इसे जमीनी स्तर पे लागू करना, इसे चलाना, इसे अप्लाई करना, इसके नियमों को अप्लाई करना एक जीवंत समाज में बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने इसे चलाने के क्षेत्र में अध्ययन पर बल दिया, मतलब उन्होंने जो अपना ज्ञान बांटा है उसमें सिर्फ यही कहा है कि आपने, सरकार ने क्या किया, संविधान तो बना लिया, लेकिन उसे सही तरीके से समाज में और बेहतर तरीके से कैसे चलाया जाए, इस पे मुख्य रूप से वुड्रो विल्सन ने बहुत सारी जानकारी अपने बुक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में दिया था। जो
अस्पष्टता प्रशासन ही है। मतलब उनका कहना था कि सरकार ने तो संविधान बना लिया, लेकिन सही मुद्दे में अगर देखें, सही मायने में देखें तो प्रशासन ही है जो उनके द्वारा बनाए गए संविधान के नियम, अनुच्छेद, कानून, नीतियों को समाज में इंप्लीमेंट करता है, लागू करवाता है। तो मुख्य काम किसका हुआ? प्रशासन को हुआ। क्योंकि वुड्रो विल्सन की नजर में तो यही था ना कि आप तो संविधान बना लोगे, लेकिन वो आसान काम है, लेकिन उसे लागू करना एक कठिन कार्य है। तो वुड्रो विल्सन की नजर में सरकार और राजनीति से ज्यादा अहमियत किसको था? प्रशासन को था। प्रथम चरण के बाद अब हम द्वितीय चरण की बात करेंगे। द्वितीय चरण जो है, जैसे ही पहले चरण में 1926 में प्रथम चरण समाप्त हुआ, ऐसे ही द्वितीय चरण में 1927 से लेके 1937 तक जो था ये द्वितीय चरण चला है। याद रखिएगा, द्वितीय चरण की अगर हम बात करें, सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, तो ये 1927 से लेके 1937 तक चला है। आपको ये जितने भी चरण है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये चरण वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इन चीजों को ध्यान रखना होगा। तो आइए हम बात करते हैं द्वितीय चरण के बारे में। 1927 से लेके 1937 तक, लगभग पूरे 10 सालों तक का जो समय था वो द्वितीय चरण कहलाया। लोक प्रशासन के इतिहास में द्वितीय चरण का प्रारंभ हम डब्ल्यू एफ विलोबी की पुस्तक लोक प्रशासन के सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, विलोबी ने यह प्रतिपादित किया, मतलब बताया कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं जिनको क्रियान्वित करने में लोक प्रशासन को सुधारा जा सकता है। देखिए, पहले चरण में हमने बात किया है अपने सबसे पहले वुड्रो विल्सन जो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रचयिता थे। लेकिन सेकेंड चरण में क्या हुआ कि लोक प्रशासन के इतिहास में एक नए लोग आए जिनका नाम था डब्ल्यू एफ विलोबी। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है। इन्होंने जो पुस्तक लिखा है उसका नाम है लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपने बुक के माध्यम से, अपने किताब के माध्यम से, अपने लेख में बताया है कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत है, कई सारे प्रिंसिपल, कई सारे नियम, कानून, नीतियों के साथ मिलके एक लोक प्रशासन का निर्माण होता है। तो आपको तो पता है, ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन जो है वो बिल्कुल छुट्टा है, बिल्कुल सांड की तरह जो मन होगा वो करेगा। नहीं, उसके ऊपर भी तो कुछ अंकुश है, कानून है, वो नियमों से चलता है, वो नीतियों से चलता है, वो समाज को स्थगित करने का काम करता है। समाज में नीतियों को चलाने के लिए ऐसा थोड़ी ना कि वो बंदूक लेके किसी को गोली मार देगा, किसी पे लाठी चला देगा, किसी पे दबाव डालेगा। हमारा संविधान तो इसकी इजाजत ही नहीं देता है। तो ऐसे में प्रशासन के ऊपर भी कुछ दबाव होते हैं, कुछ नीतियां होती है, कुछ कानून होती है, जिसके अंतर्गत ही आके वो समाज के अंदर किसी भी प्रकार के कानून को इंप्लीमेंट कर सकता है। और यहाँ पे डब्ल्यू एफ विलोबी ने यही बताया है कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं, कई सारे नीतियां हैं जिसको कार्यान्वित करने में लोक प्रशासन को सुधारा जा सकता है। मतलब लोक प्रशासन में भी कुछ एडिट, कुछ चेंजिंग किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं तृतीय चरण की तरफ, तीसरे स्टेप की तरफ। और इसका जो कार्यकाल है, इसका जो समय है वो 1938 से लेके 1947 तक रहा है। याद रखिएगा, तृतीय चरण जो है वो 1938 से लेके भारत के आजादी के समय 1947 तक रहा है। अब हम तृतीय चरण के बारे में जान लेते हैं। अब प्रशासन में सिद्धांतों को चुनौती देने का युग आरंभ हो चुका था। मतलब प्रशासन में जो नियम थे, जो कानून थे, जो नीतियां थी, उसको अब चुनौती मिल रहा था। मतलब उसको अब कई प्रकार के दुविधाओं से गुजरना पड़ रहा था। सन 1938 से 1947 तक का जो चरण है वो लोक प्रशासन के क्षेत्र में ध्वंसकारी अधिक रहा। बहुत सारी कठिनाइयों के साथ लोक प्रशासन यहाँ पे गुजरा है तृतीय चरण में। क्योंकि ये समय जो था 1947 का, वो कई सारे ऐसे देश थे, या 1938 से 1947 की अगर हम बात कर लें तो ये वो समय था जब औपनिवेशिकरण से कई सारे देशों को आजादी मिल रहा था। हमारा भी भारत इसी औपनिवेशिकरण के समय में ही आजाद हुआ था। जिन सभी देशों पे अंग्रेजों का शासन हुआ करता था वो आजाद हो रहे थे। तो ये जो चरण है ना 1938 से 1947 तक, ये कई सारे परेशानियों के साथ यहाँ पे लोक प्रशासन गुजरा है। 1938 में मिस्टर बर्नार्ड की कार्यपालिका के कार्य द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। देखिए, हर एक चरण में आपको याद रखना है कि एक न एक पुस्तक प्रकाशित हुई है।
पहले चरण की अगर हम बात कर लें तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन ने प्रकाशित किया। दूसरे चरण में अगर हम बात कर ले तो WF विलोबी ने प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बुक का निर्माण किया। तीसरे चरण में जब हम आए हैं तो ये विध्वंसकारी रहा है, इसमें तो लोक प्रशासन को काफी सारी चुनौतियां मिली है, लेकिन इसमें भी एक पुस्तक लिखा गया है चेस्टर बनॉर्ड के द्वारा जिसका नाम है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब इस पुस्तक का यहाँ पे प्रकाशित किया गया। अब देखिए बातें बदली कहाँ है, इन पॉइंटों को समझना है। अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, लोक प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे। दूसरे चरण में भी हमने लोक प्रशासन के बारे में पढ़ा, तो तीसरे चरण में ये कार्यपालिका के कार्य कैसे आ गए, एग्जीक्यूटिव कैसे आ गया। तो याद रखिए लोक प्रशासन और कार्यपालिका में उतनी ही सिमिलरिटी है जैसे कि तरल पदार्थ में आप दूध और पानी को ले लीजिए, ये दोनों तरल है ना। इसी तरह लिक्विड के हिसाब से अगर आप देखिए तो कार्यपालिका भी मुख्य रूप से वही काम करता है जो प्रशासन करता है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए जिसमें प्रशासन के किसी भी सिद्धांत का वर्णन ही नहीं किया गया। जब द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेस्टर बनॉर्ड के द्वारा तीसरे चरण में यह पुस्तक लिखी गई तो इसमें शासन के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया, इसके किसी भी कार्य के बारे में जिक्र नहीं किया गया। 1946 में हर्बर्ट ए साइमन ने अपने एक लेख में लोक प्रशासन के तथाकथित सिद्धांतों को नकारते हुए उसे किंवदंती की संज्ञा दी। 1946 में क्या हुआ, हर्बर्ट ए साइमन ने अपना जो लेख निकाला जिसमें लोक प्रशासन के जितने भी सिद्धांत थे, जितने भी नियम थे, उसको नकार दिया, उसको माना ही नहीं और किंवदंतियों की संज्ञा दी। किंवदंती कहने का मतलब ये होता है कि कोई जैसे कि चुटकुला हो गया, जो पुराने लोग किसी प्रकार की कहानी सुनाते हैं, किसी प्रकार के कुछ बता देते हैं जो परंपराओं से चलता आ रहा है, कहानी टाइप का, इसे हम किंवदंती कहते हैं। मतलब किसी का सुना हुआ, किसी के द्वारा बताया गया, इसे हम किंवदंती की संज्ञा देते हैं। सन 1947 में रॉबर्ट डहल ने अपने एक लेख में यह सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, जबकि अभी तक मैंने 2 चरणों में देखा है कि जितने भी लोग आए हैं उन्होंने लोक प्रशासन को एज अ साइंस के रूप में लेके चल रहे थे, लेकिन अब जितने भी तीसरे चरण में लोग आ रहे हैं ये तो इसको विज्ञान मानने से ही नकार रहे हैं। अब हम बात करेंगे चतुर्थ चरण के बारे में। जो चौथा चरण है वो 1948 से लेके 1970 तक चला है। याद रखिएगा 1948 से लेके 1970 तक का जो समय था वो चतुर्थ चरण में लोक प्रशासन के रूप में देखा जाता है। यह चरण इस रूप में क्रांतिकारी अथवा संकट काल रहा है। याद रखिएगा क्रांतिकारी या फिर आप इसे संकट का काल कह सकते हैं। 1948 से जो 1970 का चतुर्थ चरण रहा है लोक प्रशासन में, इसे हम संकट के काल के नाम से भी जानते हैं। लोक प्रशासन जिन जिन उपलब्धियों का गीत गा रहा था, मतलब पहले दूसरे चरण में तो लोक प्रशासन के बारे में बहुत कुछ बताई गई, बहुत अच्छा है, ये है, नियम है, सरकार से अलग है, राजनीति से अलग है, भिन्न है, विभिन्नताएं हैं और लोक प्रशासन ही है जो सारे नियमों को समाज में लागू करता है। तो ये सारी चीजों को बताया गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, इतने दिन से जो बातें आ रही थी वो सभी बेकार ठहरा दिए गए। चतुर्थ चरण में क्या हुआ, इन सभी चीजों को नकार दिया गया, बेकार बता दिया गया, इसे साइंस नहीं माना, इसे विज्ञान नहीं माना। हर्बर्ट साइमन ने जो युक्ति संगत आलोचना की उसके फलस्वरूप सिद्धांतवादी विचारधारा अविश्वसनीय प्रतीत होने लगी और लोक प्रशासन के स्वरूप के संबंध अनेक के ऊपर अनेक संदेह खड़े हो गए। यहाँ पे साइमन, याद रखिएगा हर्बर्ट साइमन के बारे में हमने बात किया था ऊपर के तृतीय चरण में। हर्बर्ट साइमन ने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, हर्बर्ट साइमन ने जिस प्रकार के प्रश्नों को उठाया लोक प्रशासन को लेकर, उसके बाद लोगों के बीच में ही संदेह खड़ा हो गया कि भाई ये क्या है। उसके ऊपर कई सारे सवाल उत्पन्न हो गए, लोग उसको मानने से नकार दिए लोक प्रशासन को। यह एक विवाद का विषय बन गया, यह एक लड़ाई झगड़े का विषय बन गया। 1948 से 1970 के चरण को लोक प्रशासन के स्वरूप में संकटा व्यवस्था, मतलब संकटावस्था के रूप में हम जानते हैं, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। अब यहाँ पे लोक प्रशासन के पहचान का सवाल हो गया, पहचान के ऊपर खतरा हो गया, क्योंकि जिस प्रकार से हर्बर्ट साइमन ने आलोचना किया लोक प्रशासन का, उसके ऊपर सवाल खड़े किए, तो समाज के पास इसका जवाब नहीं था और जवाब न होने के कारण लोग इसको संदेह भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया और यह एक विवाद का विषय बन गया और इसी समय को हम क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। बात करेंगे पंचम चरण के बारे में। ये 1971 से शुरू हुआ और वर्तमान में 2024 तक चल रहा है। अभी आप ऐसे समझ सकते हैं, पंचम चरण जो है, 4 चरणों के बारे में आपने पढ़ लिया, अब ये 5वां जो चरण है ये 1971 से शुरू हुआ था और 2024 सबसे लंबा कार्यकाल इसी का रहा।
चतुर्थ चरण की जो आलोचना हुई, जो उसके बारे में संदेहजनक बातें की गई, जो विवाद का विषय भी बन गया था, इसके बाद चुनौतियों में कुल मिलाकर लोक प्रशासन का भला किया। लोक प्रशासन का यहाँ पे देखिए चुनौती तो बहुत सारा हुआ लोक प्रशासन को लेके, लोग ने संदेह भी किया, इसको लेके विवाद भी हुआ, लेकिन फायदा भी इसमें लोक प्रशासन को ही हुआ है, क्योंकि विवाद होने से आपको पता है कि उन बातों को फैलाया जाता है। जब भी किसी के साथ कोई विवाद होता है तो उसके बारे में दुनिया जानती है, तो ऐसे ही इसी बहाने से, विवाद के बहाने से ही लोक प्रशासन को पूरी दुनिया बात करने लगी, पूरी दुनिया इसके बारे में चर्चा करने लगी। लोक प्रशासन का अध्ययन जो है वो बहुचर्चित हो गया। बहुचर्चित कहने का मतलब है सभी लोग इसके बारे में चर्चा करना शुरू कर दिए और नए नए दृष्टिकोण विकसित हुए। अलग अलग लोगों का सोचने का तरीका यहाँ पे अलग अलग था और अलग अलग सोच से यहाँ पे अलग अलग तरीके के जानकारियां हासिल होनी शुरू हुई। फलस्वरूप क्या हुआ, लोक प्रशासन जो है वो चहुमुखी प्रगति की मार्ग की ओर बढ़ा, मतलब चारों ओर से प्रगति की मार्ग की ओर बढ़ने लगा। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोवैज्ञानिक आदि विभिन्न शास्त्रों के विद्वान, ये जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे, चाहे वो अर्थशास्त्र के ज्ञाता हों, या फिर वो समाज शास्त्र के ज्ञाता हो, या फिर वो मानव शास्त्र के ज्ञाता हो, या फिर वो मनोविज्ञान के ज्ञाता हो, उन सभी ने इसके बारे में बातें करना शुरू कर दिया और फिर उसमें रुचि लेना शुरू कर दिया। ये जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट की जो जानकारी के महारत हासिल करने वाले व्यक्ति थे, उन सभी ने लोक प्रशासन में रुचि लेना शुरू कर दिया। राजनीति शास्त्र के जितने भी बड़े बड़े अध्येता थे, मतलब जानकार थे, प्रारंभ से ही लोक प्रशासन के अध्ययन में रुचि ले रहे थे। जो पॉलिटिकल साइंस के मतलब कि ज्ञाता थे, जिनको बहुत जानकारी थी उस समय में, तो उन्होंने तो शुरुआत से ही लोक प्रशासन में अपना रुचि ले रखा था। इन विभिन्न अध्ययनों और प्रयत्नों के फलस्वरूप लोक प्रशासन जो है वो अंतः विषयी बन गया, मतलब सभी लोग इसको पसंद करने लगे और बातें करने लगे। आज यह तथ्य है कि समाज शास्त्रों में यदि कोई विषय सबसे अधिक लोकप्रिय है तो वह लोक प्रशासन ही है। आज के समय में अगर सबसे ज्यादा कोई सब्जेक्ट है जिसमें दिलचस्पी ली जाती है, रुचि लिया जाता है, तो वो लोक प्रशासन ही है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज आपको एग्जाम्पल की तरह हम समझा सकते हैं कि आज हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज के एग्जाम में लोग कितने रुचि लेते हैं, और ये सिविल सर्विसेज जो है वो लोक प्रशासन ही तो है, लोगों की सेवा करना ही तो है। ये आईएएस, आईपीएस, कमिश्नर, दिस दैट, दरोगा, इंस्पेक्टर, पुलिस, जो भी है ये सब इसी के अंतर्गत तो आता है, क्योंकि ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत ही तो आता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह सब्जेक्ट कितना पसंदीदा बन चुका है, लोग कितना दिलचस्पी लेते हैं इसके अंदर। तो ये 5 चरण है आपके लोक प्रशासन के बारे में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए लोक प्रशासन का इतिहास निम्नलिखित 5 चरणों में विभाज्य है, वो कौन कौन से चरण है विवेचना कीजिए, तो आप इन पांचों चरणों को वहां पे बताएंगे, और पांचों चरणों में जितने भी मतलब ज्ञाता लोग हुए हैं, जितने भी बुक्स को प्रकाशित किया गया है, उन सभी का नाम आपको यहाँ पे बताना है। पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे। श्री राम महेश्वरी ने लोक प्रशासन विषय के विकास को 6 चरणों में बांटा है। देखिए अभी इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे जो है लोक प्रशासन के इतिहास को 5 चरणों में विभाजित किया गया था, लेकिन हमारे एक भारतीय जानकार ने क्या किया, जिनका नाम है श्री राम महेश्वरी, इन्होंने लोक प्रशासन के सब्जेक्ट को 6 चरणों में विभाजित किया है। अब उसके टाइम पीरियड को देख लेते हैं। जो प्रथम चरण है वो 1887 से 1926 रहा। द्वितीय चरण जो है वो 1927 से 1937 रहा। तृतीय चरण जो है वो 1938 से 1947 रहा। चतुर्थ चरण जो था वो 1948 से 1970 तक रहा है। और पंचम चरण जो पांचवा चरण था वो 1971 से 1990 तक रहा। और 1990 से जो अभी तक चल रहा है उन्होंने इसे 6 स्टेप में रख दिया। अंतर बस इतना ही है, पंचम और षष्ठम चरण में, पांचवें और छठे चरण में ही अंतर यहाँ पे किया गया है। तो ये किन्होंने किया है, ये श्री राम महेश्वरी ने किया है, और इन्होंने लोक प्रशासन के विकास को, इनके प्रोसेस को 6 भागों में बांट दिया। जो पहले 5 भागों में बटा हुआ था उसे इन्होंने 6 भागों में बांट दिया। चैप्टर का सबसे वीवीआई पॉइंट आ गया जिसे समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है। प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और लोक प्रशासन का मतलब हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, बहुत ही बारीकी से आपको समझना होगा इन पॉइंट्सों को।
प्रशासन एक सामान्य शब्दावली है जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक है। सामान्य शब्दावली है और इसके कार्य बहुत फैले हुए हैं। लोक प्रशासन का परिप्रेक्ष्य जो है वो संकुचित है, मतलब वो बहुत ही दायरे में काम करता है, क्योंकि यह सार्वजनिक नीतियों से ही संबंधित होता है। जो नियम कानून बनाया जाता है उसी के ऊपर ये काम कर सकते हैं। ये खुद की तरफ से कोई नियम और कानून नहीं बना सकते हैं। वहीं पे प्रशासन में दूसरे नंबर पे कहता है, प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके। प्रशासन जो है उन कार्यों को पूरा करवाता है जो उनके लिए लक्ष्य रखा गया हो, और लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये कामों को करवाते हैं। लेकिन लोक प्रशासन दोहरे स्वरूप वाला है। यह अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान का शैक्षिक विषय होने के साथ साथ क्रियाशील विज्ञान भी है। लोक प्रशासन में क्या होता है, जितनी भी नीति और कानून या नियम बनाए जाते हैं उसको सही तरीके से पहले समाज को समझाना, फिर उसमें इम्प्लीमेंट करना, फिर उसको चेक करना कि समाज के अंदर यह काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इसका रिपोर्ट फिर से वापस बैक करना, ये सारे काम लोक प्रशासन के अंदर आता है। इसलिए इसे एक प्रकार से साइंस के रूप में देखा जाता है। तीसरे नंबर पॉइंट पे आता है, आमतौर से प्रशासन एक क्रिया एक्टिविटी भी है और प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस भी है। और लोक प्रशासन का संबंध जो है वो सार्वजनिक नीति के निर्माण से है, मतलब नियमों को बनाने और क्रियान्वयन से, मतलब उसको लागू करने से है। यह नीति विज्ञान और प्रक्रिया भी होती है। नीति विज्ञान कहने का मतलब है नीतियों से जुड़ा हुआ ज्ञान नीति विज्ञान कहलाता है। चौथे नंबर पॉइंट में कहता है, प्रशासन एक सर्वलौकिक क्रिया है, सभी के लिए होता है, जिसे समस्त प्रकार के समूह प्रयत्नों में देखा जा सकता है। समाज में रहने वाले सभी तबके, सभी लोग, सभी धर्म, सभी संस्कृति के लोगों के लिए किया जाता है। चाहे वो समूह हो, परिवार हो, राज्य हो या अन्य सामाजिक संघ हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी के लिए। लोक प्रशासन का संबंध जो है वो विशिष्ट रूप से सरकारी क्रियाकलापों से है। देखिए यहाँ पे आप समझिएगा बात को, ये जो है वो गवर्नमेंट वाले वर्क पे ज्यादा फोकस करते हैं। इसके अंतर्गत वो सभी प्रशासन आ सकते हैं जिनका जनता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। ये मुख्य रूप से गवर्नमेंट वाले सरकारी कार्यों को करते हैं जिसमें जनता का जुड़ाव होता है, वो इन कार्यों को लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। पांचवा पॉइंट है, प्रशासन उन समस्त सामूहिक क्रियाओं का नाम है जो समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप से प्रस्तुत की जाती है। प्रशासन उन समस्त सामूहिक क्रियाओं का नाम है, मतलब एक ग्रुप में किया गया काम सामूहिक क्रिया कहलाता है, जो एक लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए किया जाता है, एक किसी कार्य को प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। लोक प्रशासन जो होता है सरकार के कार्य का एक भाग होता है, जो सरकार के द्वारा दिए गए दायित्व को पूरा करता है, जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासन जो है वो लोक प्रशासन का सहारा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है। देखिए प्रशासन जो होता है वो एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति मिलके किसी सहयोगी तरीके से ग्रुप बना के, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के किसी भी काम को पूरा करते हैं। लोक प्रशासन ऐसे उद्देश्यों का क्रियान्वयन है, मतलब इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करवाने का काम करता है जिन्हें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने निर्धारित किया है। मतलब जो विधायिका के द्वारा जो नीति नियम कानून बनाए गए हैं उन्हीं को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम जो है वो लोक प्रशासन करता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति लोक सेवाओं और सहयोगी ढंग से की जाती है, मतलब जितना भी हो कंप्रोमाइज करके, आपस में बातचीत करके, सहयोग करके, लोगों को समझा के, उनको ज्ञान बांट के, ऐसे तरीकों से ये नीतियों को जमीनी स्तर पर समाज के अंदर, संगठन के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर लागू करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा कहता है, प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों समाविष्ट हैं। अब देखिए प्रशासन का जब भी बात होगा तो आप याद रखिएगा, प्रशासन के अंदर सरकारी भी होता है और प्राइवेट भी होता है। लेकिन लोक प्रशासन की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका संबंध जो है वो सार्वजनिक जनता से संबंधित प्रशासन से है, मतलब जन प्रतिनिधि से है। जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुन के जाते हैं, चाहे वो विधायक हो राज्य लेवल पे या सांसद हो केंद्र लेवल पे, इनके द्वारा बनाए गए नीति नियम कानूनों को लागू करना, इनके द्वारा बनाए गए उद्देश्यों को पूरा करना, इनके द्वारा दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति करना, ये सब जो है वो लोक प्रशासन का कार्य होता है। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो इसमें निजी प्रशासन और
सरकारी प्रशासन दोनों आते हैं। पॉइंट हमारा कह रहा है लोक प्रशासन का अर्थ। अब यहाँ पे हम मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे कि लोक प्रशासन का मतलब क्या होता है। हालांकि हमने लोक प्रशासन के बारे में ऊपर के स्लाइडों में भी पढ़ा है कि लोक प्रशासन होता क्या है। ये तो 5 चरण है लोक प्रशासन के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी लोक प्रशासन के बारे में दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बताया था। यहाँ पे मैंने इसके उद्भव के बारे में बताया था, इसकी जन्म कैसे हुई वो बताया था, किसने किया था वो बताया था, कैसे इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया गया उसके बारे में बताया गया था। यहाँ पे राजनीति प्रशासन द्विभाजन के बारे में आपको बताया गया, वुडरो विल्सन के बारे में बताया गया, लोक प्रशासन के 5 चरणों के बारे में बताया गया है और लोक प्रशासन के 6 चरणों के बारे में बताया गया है जो श्री राम माहेश्वरी ने लोक प्रशासन के विषय में बताया है। और वो 6 चरणों का टाइम पीरियड भी आपको बताया। साथ ही साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रशासन और लोक प्रशासन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंसेज आपको बताए गए हैं। अब हम जो है बात करने वाले हैं वो है लोक प्रशासन का अर्थ। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए सरल भाषा में हम सबसे पहले लोक प्रशासन के अर्थ को जान लेते हैं। अगर सरल भाषा में लोक प्रशासन का अर्थ ये होता है कि सरकार की उन सभी प्रकार की गतिविधियां जो सरकार करती है, जो विधायिका करती है, जो नीतियां बनाती है, जो नियम बनाती है, जिनके द्वारा वह लोगों की देखभाल करती है। सरकार क्या करता है, अपने द्वारा बनाए गए नीति नियमों से देखभाल करता है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, क्योंकि आपको पता है जब भी ज्ञान बांटने का समय आता है तो अपने हिसाब से अलग अलग लोग जो उस समय के बड़े प्रमुख होते हैं वो अपना थेसिस कहीं ना कहीं चिपका ही देते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। जब लोक प्रशासन 1887 में उभरकर सामने आया तो यहाँ पे कुछ विद्वानों ने यहाँ भी अपनी अपनी जानकारियों को यहाँ पे चिपकाया है, परंतु इन सभी विचारों का अध्ययन करने से पहले हम लोक तथा प्रशासन दोनों शब्द जिसके सुमेल से ही लोक प्रशासन बनता है उसका अर्थ जानेंगे। देखिए लोक प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एड और मिनिस्ट्रेशन, जैसे कि लोक और प्रशासन ये दो अलग अलग शब्द हैं जिससे मिलकर ये लोक प्रशासन बना है। तो सबसे पहले लोक का मतलब समझिए क्या होता है। लोक का मतलब होता है पब्लिक, जनता, जन। लोक शब्द से अभिप्राय किसी एक भूभाग, किसी भी जगह पर रहने वाले जन समूह से है। जन समूह मतलब इंसान लोगों से है। अब जानवरों के लिए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा नहीं। मतलब एक ऐसा जगह, ऐसा सामाजिक स्थान जहां पे जनता लोग रहते हैं उसे हम जनसमूह कहते हैं। तो यही कहा गया है लोक, पब्लिक शब्द से मतलब क्या है, किसी एक विशेष भूभाग पर, किसी एक विशेष जगह पर जब इंसान लोग रहते हैं, जनसमूह रहता है, उसे हम लोग कहते हैं। क्योंकि एक राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, वहां की सरकार ही तो करती है। जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ है, खासकर हम भारत के आजादी के बाद की बात करेंगे, क्योंकि आजादी से पहले तो अंग्रेजों का शासन था, उससे पहले मुल्लों का शासन था, उससे पहले हिंदू राजाओं का शासन था। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमने तो एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन शुरुआत कब से देखा, तो अंग्रेजों के शासन से ही देखा था, क्योंकि उन्होंने ये लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा थोड़ा लागू करना, इंप्लीमेंट करना हमारे समाज में और जो उनके अंदर थे कई सारे देश उनमें इन्होंने करना शुरू कर दिया था। लेकिन सही तरीके से इसे 1947 के बाद देखा गया जब भारत हमारा आजाद हो गया। तो अब क्या हुआ, इसलिए लोक प्रशासन में लोक शब्द का प्रयोग सरकार के लिए किया जाता है, क्योंकि जो लोग होते हैं, जो जनमानुस होते हैं, जो समाज में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, उन पर सरकार का ही तो अधिकार होता है। वही पब्लिक ही तो सरकार को चुनता है। जब सरकार द्वारा शासन संचालन का कार्य किया जाता है, जब कोई भी सरकार संचालन, शासन के संचालन का काम करता है तो इसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। याद रखिएगा, जब कोई भी सरकार अपने राज्य में, अपने समाज में, अपने देश में शासन का काम करता है तो उसे हम लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर होने वाला शासन ही लोक प्रशासन कहलाता है। तथा जो प्रशासकीय कार्य किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा व्यक्तिगत स्थिति में किया जाता है उसे निजी प्रशासन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों भी समझने योग्य बातें हैं। जब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा सरकार का निर्माण होता है और सरकार के द्वारा उस राज्य, देश और समाज के ऊपर शासन किया जाता है तो इसे हम लोक प्रशासन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन किसी खास जगह पर किसी खास वजह से
निजी प्रशासन हो जाए, मतलब सरकार के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहां पे प्रशासन नहीं कर रहे हैं, शासन नहीं कर रहे हैं, आम लोग कर रहे हैं, निजी हाथों में है, तो उसे हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। तो ये दोनों चीजें आपके लिए समझना जरूरी था। इससे पूर्व हम लोक प्रशासन की परिभाषा की व्याख्या करें, हमें प्रशासन का अर्थ समझना पड़ेगा। हम लोक प्रशासन की परिभाषा के बारे में जानेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, उससे पहले हम एक बार प्रशासन को समझ लेते हैं कि प्रशासन का अर्थ क्या होता है, प्रशासन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तभी जाके हम लोक प्रशासन को समझ पाएंगे। बात कर लेते हैं प्रशासन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एड और मिनिस्ट्रियर से बना है। याद रखिएगा, लैटिन भाषा के एड और मिनिस्ट्रियर शब्द से मिलके एडमिनिस्ट्रेट का निर्माण हुआ है, और ये लैटिन भाषा है। ये लैटिन भाषा, आप इसे लैटिन भाषा मत समझ लीजिएगा। इसका अर्थ होता है सेवा करना, व्यक्तियों की देखभाल करना अथवा कार्यों की व्यवस्था करना। इसलिए लोगों के सामूहिक कार्यों के प्रबंध को प्रशासन कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रशासन का मतलब क्या होता है? सेवा करना, आम जनमानस की देखभाल करना, कार्यों को सही तरीके से व्यवस्थित करके समाज में इम्प्लीमेंट करना। तो ये सारे जो सामूहिक कार्यों के प्रबंधन को हम प्रशासन के नाम से जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। और ये लैटिन भाषा से बना है, एड और मिनिस्ट्रियर। ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लोक प्रशासन की प्रकृति, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में, कि कैसे इसका नेचर है, कैसे ये काम करता है। तो लोक प्रशासन की परिभाषा की भांति ही इसकी प्रकृति के विषय में भी दो तरह के दृष्टिकोण है। जैसे लोक प्रशासन की परिभाषा की अगर हम बात कर लें, तो कई प्रकार के लोग इसको लेके कई प्रकार की परिभाषाओं को देते हैं, कई प्रकार के एक्सप्लेनेशन को देते हैं। इसी तरह से इसकी प्रकृति के भीतर भी ना, इसके काम करने के तरीकों में भी दो तरह के दृष्टिकोण होते हैं। व्यापक दृष्टिकोण, जिसे पूर्ण अथवा एकीकृत विचार कहा जाता है। दूसरा है संकुचित दृष्टिकोण, जिसे हम प्रबंधीय विचार के नाम से जानते हैं। संकुचित दृष्टिकोण को हम प्रबंधीय विचार कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एकीकृत विचार जो नंबर 1 पे आता है उसे समझेंगे, फिर हम दूसरे नंबर पे जो प्रबंधकीय विचार आता है उसे समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो है एकीकृत विचार। तो एकीकृत विचार जो है वो लोक प्रशासन के नेचर के रूप में, इसके काम करने की प्रकृति के रूप में जाना जाता है। तो एकीकृत विचार जो है, इस विचार के समर्थकों के मतानुसार लोक प्रशासन लोक नीति को लागू करने और उसकी पूर्ति करने के लिए प्रयोग की गई गतिविधियों का योग है। जो एकीकृत विचार के समर्थन में थे, उन्होंने क्या कहा कि लोक प्रशासन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो नीति को लागू करने और उसके पूर्ति के लिए प्रयोग करने में जितनी भी गतिविधियां होती है, जितने भी कार्यों को किया जाता है, इन दोनों का योग है, इन दोनों को जोड़ के एकीकृत विचार बनाया जाता है। इस प्रकार निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, एक टारगेट जो हम रखते हैं किसी लक्ष्य को, उसको प्राप्त करने के लिए संपादित की जाने वाली क्रियाओं का योग ही प्रशासन है। एक टारगेट को प्राप्त करने के लिए, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं, वही कार्य जो है वही प्रशासन कहलाता है। क्योंकि आपको तो पता है, सरकार जो होता है वही तो प्रशासन है, और उसी के नीतियों के हिसाब से तो किसी प्रकार के लक्ष्य को पूरा किया जाता है। जैसे मोदी सरकार के बहुत सारे लक्ष्य हैं, तो उन्होंने कैसे पूरा किया? उस टारगेट को पूरा करने के लिए इन्होंने कई प्रकार के कार्यों को किया। इसी को हम एकीकृत विचार के नाम से जानते हैं, चाहे वो क्रियाएं प्रबंधीय अथवा तकनीकी ही क्यों न हो। एल.डी. वाइट का नाम याद रखिएगा, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, साफ साफ शब्दों में कहा है कि लोक प्रशासन का संबंध, रिलेशन उन सभी कार्यों से है जिनका प्रयोजन सार्वजनिक हित को पूरा करना या उसे कार्यान्वित करना होता है। अब इन्होंने क्या कहा है एल.डी. वाइट ने, कि लोक प्रशासन का संबंध उन सारे पॉइंट से है, उन सारे टॉपिक से है, उन सारे समाज से हैं जो अपने सार्वजनिक नीतियों को पूरा करने के लिए और समाज में रहने वाले लोगों के हितों के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं, उन सभी को हम लोक प्रशासन कहते हैं। यही बात एल.डी. वाइट ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा था। इस परिभाषा में शासन संबंधी सभी क्षेत्र की विशेष क्रियाएं आती है, जैसे पत्र वितरण हो गया, सार्वजनिक भूमि का विक्रय हो गया,
किसी संधि की वार्ता हो गई, घायल कर्मचारी की क्षतिपूर्ति देना हो गया, संक्रामक रोग से बीमार बच्चे को अन्य व्यक्तियों के संपर्क से रोकना हो गया, सार्वजनिक पार्क में कूड़ा करकट हटाना हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो एक कैसे काम करता है, ये सार्वजनिक नीति के लिए तो ही है, समाज के सभी लोगों के लिए तो है, समाज के सभी लोगों के फायदे के लिए तो है। तो इसे हम एकीकृत विचार के अंदर रखते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट था। अब दूसरे पॉइंट में है प्रबंधकीय विचार। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इस विचार के समर्थन करने वाले जो लोग थे, उन्हीं लोगों के कार्यों को प्रशासन मानते थे जो किसी उद्यम संबंधी कार्यों को पूरा करते थे। अब देखिए प्रबंधकीय विचार में क्या हुआ, इसके अंतर्गत आने वाले लोग या फिर इसको मानने वाले लोग या फिर इसको समर्थन करने वाले लोग प्रशासन सबको नहीं मानते थे। ये कहते थे वही प्रशासन है जो उद्यमी संबंधी कार्यों को पूरा करता है। उद्यमी संबंधी कार्य करने का मतलब है व्यापार, उद्यम का मतलब होता है व्यापार संबंधी कार्य, बिजनेस से संबंधित कार्य, उद्योग से संबंधित कार्य, फैक्ट्री से संबंधित कार्यों को ही ये प्रबंधकीय विचार या फिर आप कह सकते हैं उसे आप प्रशासन ये मानते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रबंधकीय कार्य की लक्ष्य जो था वो उद्यम की सभी क्रियाओं का एकीकरण, नियंत्रण, समन्वय करना होता है। अब प्रबंधकीय विचार के जो लोग थे, जो प्रशासन के ऐसे सोचते थे कि भाई उद्यम की सभी क्रियाएं मतलब व्यापार के सभी क्रियाएं, बिजनेस के सभी क्रियाओं का एकीकरण करो, उस पर नियंत्रण करो, समन्वय रखो, बैलेंसिंग रखो उसके अंदर, यही हमारा प्रशासन होता है जिससे सभी क्रियाकलाप एक समन्वित प्रयत्न, कोऑर्डिनेटर ऑफ जैसी चीजों को दिखाई दे, मतलब एक सुचारू रूप से चलता हुआ दिखाई दे। उनका मानना था कि प्रशासन यदि उद्यम से संबंधित, व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, उद्योग से संबंधित, फैक्ट्री से संबंधित कार्यों पे अपना कंट्रोल रखता है तो ये समाज के लिए काफी प्रयत्नशील कार्य होगा। साइमन स्मिथ बर्ग और थॉमस इस दृष्टिकोण के समर्थक थे। हर एक दृष्टिकोण में आपको कुछ ना कुछ समर्थक लोग मिल ही जाएंगे। जैसे कि हर एक अच्छे काम के साथ कुछ ना कुछ बुरे लोग बोनस में आते हैं, दहेज में आते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में आपको अलग अलग तरह के उस समय के ज्ञाता मिल जाएंगे। तो प्रबंधकीय विचार में आपको साइमन स्मिथबर्ग और थॉमस आपको इसके समर्थक के रूप में मिल जाएंगे। इस विचार का पक्ष लेते हुए लूथर गुलिक ने भी लिखा है कि प्रशासन का संबंध कार्य पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों की परिपूर्ति से है। अब इन्होंने क्या लिखा है, अपने लूथर गुलिक ने क्या लिखा है कि प्रशासन का जो संबंध है वो कार्य को पूरा करना है और जितने भी उद्देश्य उन्होंने टारगेट में रखा है उसको पूरा करना है। दूसरे शब्दों में इस विचार के समर्थक जो थे वो लोक प्रशासन को केवल कार्यपालिका शाखा की गतिविधियों तक ही सीमित रखते थे। बताया गया है कि इस विचार के समर्थक लोक प्रशासन को केवल कार्यपालिका शाखा की गतिविधियों तक ही सीमित कर देते हैं। अब देखिए ये प्रबंधकीय विचार के जो लोग थे ना, वो इनकी जो समझ था वो इनको कार्यपालिका के शाखा के रूप में ही मतलब सीमित कर देते हैं। इससे ज्यादा इसको काम करने की अनुमति नहीं देते और उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, उसका समर्थन भी नहीं देते। तो यहाँ पे दो विचारों के बारे में आपने देख लिया, पहला तो हमारा एकीकृत विचार था और दूसरा हमारा प्रबंधकीय विचार था। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लोक प्रशासन के नारीवादी सिद्धांत। ये भी VVI पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के पर्पज से। तो आइए जानते हैं लोक प्रशासन के नारीवादी सिद्धांत क्या है, इससे हम क्या समझते हैं। तो देखिए सार्वजनिक प्रशासन के लिए नारीवादी दृष्टिकोण उन छायांकित सीमाओं पर सवाल उठाना शामिल है जो लिंग के आधार पर क्षमता, गुण को अलग करता है। देखिए लोक प्रशासन में अगर आपको नारीवादी सिद्धांत के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है नारीवाद सिद्धांत का मतलब है उन मुद्दों के ऊपर सवाल उठाना, उन बातों के ऊपर सवाल उठाना जिसमें लिंग के आधार पर और उनकी क्षमता के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। महिलाओं की तुलना में पुरुष को अधिक प्राथमिकता देता है, महिलाओं को कमजोर समझा जाता है और पुरुषों को पावरफुल समझा जाता है। तो महिलाओं को कम जो आंकना है, जो ये अंतर करना है पुरुष और महिलाओं में, तो यही नारीवाद के सिद्धांतों में प्रमुख पॉइंट्स के रूप में जाना जाएगा। इसका अर्थ है कि शासन में इन दृष्टिकोण को निहितार्थ की खोज करना भी है कि कहाँ कहाँ इनकी क्षमता, इनके लिंग,
इनके कार्य के ऊपर इनके साथ भेदभाव किया जाता है। नारीवाद सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन तथा विचारधाराओं की एक श्रेणी भी है। नारीवाद जो है वो समाज के अंदर, राजनीति के अंदर आंदोलन तथा विचारधाराओं के ऊपर एक श्रेणी भी है, जिन्होंने कई प्रकार के ऐसे आंदोलन किए हैं जो राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक रूप से लैंगिक समानता को परिभाषित करने, स्थापित करने और प्राप्त करने के लक्ष्य को साझा करता है। ये नारियों ने, महिलाओं ने ऐसे आंदोलन क्यों किए? क्योंकि उन्हें समाज में समानता चाहिए, राजनीति में समानता चाहिए। यही उनको जो समानता का अधिकार है, इसके लिए उन्होंने अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के आंदोलन को किया है। नारीवादी की यह धारणा है कि समाज पुरुष दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। नारी का मानना है कि समाज में पुरुषों को ज्यादा समझा जाता है, पुरुषों को प्राथमिकता दिया जाता है। वहां पे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। पितृसत्तात्मक समाज, आपने इसे पहले पढ़ा है, सत्तात्मक समाज में महिलाओं के साथ अन्याय होता है। इसका लक्ष्य महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शैक्षिक, वैतरिक, वैतरिक मतलब समान वेतन, पारस्परिक अवसर, परिणाम स्थापित करना शामिल है, जो पुरुषों के समान हो। महिलाएं क्या चाहती है नारीवाद सिद्धांत में? कि उनको पुरुषों के बराबर हक मिले, उनको पुरुषों के बराबर अवसर मिले, उनको पुरुषों के बराबर वेतन मिले, उनको पुरुषों के बराबर राजनीति करने का हक प्राप्त हो, समाज में पुरुषों के बराबर इज्जत प्राप्त हो, उनको काम करने के लिए पूर्ण आजादी प्राप्त हो। तो ये नारीवाद सिद्धांत के प्रमुख पॉइंट्स हैं। नारीवादी सिद्धांतों का उद्देश्य लैंगिक असमानता की प्रकृति एवं कारणों को समझना और इसके फलस्वरूप पैदा होने वाले लैंगिक भेदभाव की राजनीति, शक्ति संतुलन सिद्धांतों पर इसके असर की व्याख्या करना है। देखिए, नारीवादी सिद्धांतों का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो लिंग को लेके इसके बीच में अंतर होता है। हालांकि मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा जो शायद आपके इस बुक में नहीं दिया गया, फिर नहीं आपको पढ़ना है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि देखिए, लिंग के आधार पर 3 लिंग है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर को जो महिलाएं हैं ना, वो महिला वाले कैटेगरी में लेती ही नहीं है। महिलाएं जो है, जो नारीवाद सिद्धांतों को फॉलो करती है, वो ट्रांसजेंडर को पुरुष के कैटेगरी से देखती है, क्योंकि कहती है कि उनको तो पुरुष के कई सारे हक प्राप्त हैं, वो समाज में व्याप्त हैं, वो घूम सकते हैं, कमा सकते हैं। तो इसलिए जो नारीवाद सिद्धांत के जो लोग हैं, वो ट्रांसजेंडर को पुरुषों की कैटेगरी में देखते हैं, महिला वाले कैटेगरी में लेते ही नहीं है। और कई सारी ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद को महिला वाले कैटेगरी में लेती है। अब इन बेचारों का तो यार बहुत बुरा हाल है। हालांकि अब चलो, नया कानून जो आया है ट्रांसजेंडर के लिए, उससे इनको थोड़ा सा राहत मिलेगा। स्त्री विमर्श संबंधी राजनीतिक प्रचारों पर जोर देना, प्रजनन संबंधी अधिकार, घरेलू हिंसा, मातृत्व अवकाश, समान वेतन संबंधी अधिकार, यौन उत्पीड़न, भेदभाव, यौन हिंसा पर रहता है। जो नारीवादी जो सिद्धांत है, उसके अंदर राजनीतिक प्रचारों का जोर होना जरूरी है। प्रजनन संबंधी अधिकार चाहिए, कितना बच्चा पैदा करना है ये महिलाएं खुद डिसाइड करेगी। घरेलू हिंसा, दहेज वहेज को लेके अक्सर महिलाओं को परेशान किया जाता है। मातृत्व अवकाश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको एक खास छुट्टी अलाउ किया जाना चाहिए। इसके लिए भी नारीवाद सिद्धांत के अंदर काफी सारे आंदोलन होते हैं और होना भी चाहिए। एक महिला जो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसे ऑफिस जाना पड़े, सीढ़ियों पे चढ़ना पड़े, बस में ट्रेवल करना पड़े, तो शायद यह उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए इनका मांग है, डिमांड है कि ऐसे स्थिति में उन्हें छुट्टी मिलना चाहिए, चाहे वो निजी ऑफिस हो या सरकारी ऑफिस हो। समान वेतन होना चाहिए। पुरुष और महिला अगर एक ही काम एक ही कंप्यूटर पे कर रही है तो उनको समान वेतन प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न मतलब होता है, कई बार आपने रेप वेप का किस्सा सुना होगा, छेड़छाड़ का किस्सा सुना होगा, ये सब नहीं होना चाहिए। यौन हिंसा इत्यादि इन सभी चीजों को रोकना चाहिए। ये नारीवाद के अंदर जो आंदोलन होने का प्रमुख कारण है, ये सब चीज वो उनका डिमांड है, वो मांग रहे हैं। नारीवाद समाज में उस पद सोपनीयता को चुनौती देता है। पद सोपनीयता मतलब जो पद पे जो आसीन है, जिसमें पुरुष विशेषाधिकार उच्च स्थान पर होता है। पुरुषों को हमेशा से उच्च स्थान पर देखा जाता है, उच्च स्थान की तरह समझा जाता है और उनको बताया जाता है कि आप अव्वल हो और महिलाएं कम है। तो इसे हम पद सोपनीयता के नाम से जानते हैं।
और निचले स्थान पर नारी को रखा जाता है। नारीवाद संपत्ति के अधिकार के साथ साथ तमाम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अवसर पर पुरुषों की श्रेष्ठता ही नहीं वरन पुरुष के साथ बराबरी का दावा करती है। अब महिलाएं क्या कह रही है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि नारी नीचे रहेगी, नारी को संपत्ति में अधिकार चाहिए। अगर एक बाप के एक बेटा और एक बेटी है तो जितना अधिकार बेटे का है उतना ही अधिकार बेटी का है। हिस्सा आधा आधा होगा, समाज में बराबर की हिस्सेदारी होगी, राजनीति के अंदर महिलाओं का अधिकार होगा, आर्थिक अधिकारों में भी पुरुष की श्रेष्ठता नहीं होगी, महिलाओं को भी उसमें बराबरी का दावा करना है। नारीवाद का हमारे लिए क्या मतलब है, इसे एक बार एक सरल भाषा में समझ लीजिए। नारीवाद सभी लिंगों को समान अधिकार और अवसर देने के बारे में है। महिलाओं को पुरुषों के समान रखो, चाहे वो राजनीति में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, नौकरी में हो, सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, तो इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे नारी को बराबर का हिस्सा चाहिए। यह विविध महिलाओं के अनुभवों, पहचानों, ज्ञान, शक्तियों का सम्मान करने और सभी महिलाओं को उनके पूर्ण अधिकारों का एहसास कराने के लिए एक सशक्त बनाने का प्रयास के बारे में। नारी आंदोलन क्या है या फिर लोक प्रशासन में नारी का क्या कार्य है, तो ये यही चाहती है कि सभी महिलाओं को मजबूत बनाया जाए, उनकी राजनीति में स्थिति मजबूत की जाए, आर्थिक स्थिति मजबूत की जाए, ताकि वो बेहतर तरीके से अपने भविष्य को बना सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लोक नीति। लोक नीति भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोक नीति को लेके कई सारे प्रश्न जो है वो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि लोक नीति क्या होता है, लोक नीति क्यों बनाई जाती है। तो सरकार द्वारा बनाई गई वह नीति, नीति का मतलब होता है नियम या फिर कानून। तो सरकार के द्वारा बनाई गई वह नीति जो लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। लोक कल्याण के कहने का मतलब है जनता के लिए कारगर नीति जितने भी होते हैं उसे हम लोक नीति कहते हैं। याद रखिएगा, नियम जब भी बनाए जाते हैं तो वो आम इंसान, सामाजिक लोगों के भले के लिए बनाया जाता है। और सरकार जितने भी नीति, नियम, कानून, अनुच्छेद संविधान के अंदर संशोधन करती है वो कहीं ना कहीं लोगों के कल्याण के लिए करता है। यही हमारा क्या कहलाता है, लोक नीति कहलाता है। तो एक नंबर के लिए तो लोक नीति आपका यहाँ पे तैयार हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में, चौथे भाग में यह स्पष्ट तरीके से उल्लेख किया गया है, बताया गया है कि सरकार, राज्य लोक कल्याण को ध्यान में रखकर ही नीतियां बनाएगी। देखिए, हमारा जो भारत का संविधान है अगर हम उसकी बात कर ले तो यहाँ पे जो संविधान का भाग 4 है उसमें, संविधान के भाग 4 में यह लिखा गया है कि जब भी कोई भी सरकार या कोई भी राज्य सरकार किसी भी प्रकार के नियम, कानून या अनुच्छेद का निर्माण करता है तो हमेशा वह इस बात का ध्यान रखेगा कि उससे जनता की भलाई हो। अगर जनता की भलाई न होने वाली कोई ऐसी नीति या नियम या कानून होता है तो उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, उसे मान्यता प्राप्त नहीं हो पाएगी। अब हम बात करेंगे लोक नीति की विशेषताओं के बारे में कि क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं लोक नीति के अंदर। तो सरकार नीतियों के माध्यम से अर्थात नियम के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यावहारिक रूप देती है। जब भी कोई सरकार किसी भी प्रकार का कोई नियम या कानून बनाता है तो वो क्या करता है, उन लोगों को जो अपने कैबिनेट में जनता की भलाई के लिए अच्छा कानून लगता है उसे वो निर्माण करते हैं और व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। व्यवहारिक रूप प्रदान करने का मतलब है कि समाज में उसे लागू करवाते हैं। नीतियों के माध्यम से हमें शासन व्यवस्था की पहचान मिलती है। एक देश का शासन किस प्रकार से काम करता है वह उसके देश के नियम ही बताते हैं। आपने भारत के अंदर 195 कंट्रीज हैं जिसमें 193 कंट्रीज जो है वो मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रोसेस में है, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से भी काम कर रहे हैं। 2 कंट्री ऐसे हैं जिनको सही तरीके से मान्यता प्राप्त नहीं है। तो 193 देशों की अगर हम बात करें जिसमें से हमारा भारत भी आता है, तो कौन देश कितना अच्छा है यह उसका संविधान बताता है, उसके नियम बताते हैं, उसके नीतियां बताती है। तो अब हम बात करेंगे लोक नीति की विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता जो है वो है लोक नीति एक गतिशील प्रक्रिया है, हमेशा बदलती रहती है, प्रगति में
रहती है, जो लोक नीति आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होती रहती है। मतलब इंसानों की भलाई के लिए और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उनके ख्याल रखते हुए, आम जनमानस का ख्याल रखते हुए नीतियों का बदलाव भी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ और 1950 से जब से नियम और कानून हमारे भारत देश के अंदर संविधान के द्वारा लगाए गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो 1950, 1951 और 1952 के आसपास जो नियम थे, जो कानून थे, वही आज तक चलता आ रहा है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये नियम जो है वो बदलते रहते हैं। समय अनुसार या आवश्यकता अनुसार इसको अपना रूप बदल दिया जाता है, इसके रूपरेखा को हमेशा चेंज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लोक नीति लोकहित पर आधारित होता है। लोक नीति जो है वो हमेशा जनता के हितों को देख के बनाया जाता है, इनके अच्छे और आगे के मतलब फ्यूचर को देखते हुए किसी भी नियम को बनाया जाता है। इसलिए सदैव लोकहित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। लोक नीतियां जितनी भी होती है वो हमेशा लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। लोक नीति का उद्देश्य एकमात्र सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण है। लोक का कल्याण करना ही लोक नीति बनाने का उद्देश्य है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है लोक नीति भविष्य उन्मुख होती है। अपने फ्यूचर को देखते हुए सरकार किसी भी प्रकार के नियमों को बनाती है। लोगों के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए किसी भी प्रकार के नीति या नियम को बनाती है। लोक नीति वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पर अधिक केंद्रित होता है। जब भी हम किसी भी प्रकार के नियम को बनाते हैं तो उस समय हम प्रेजेंट को नहीं देखते बल्कि फ्यूचर को भी देख के चलते हैं और ज्यादातर ध्यान हमारा फ्यूचर के ऊपर ही होता है कि आगे आने वाले समय में क्या यह नीति नियम कानून लोगों के लिए अच्छे होंगे, उनके भविष्य को उज्जवल कर पाएगा, भविष्य से जुड़े उद्देश्य की पूर्ण पूर्ण मतलब कि पूर्ण उनको कर पाएगा, जो उन्होंने लक्ष्य रखा है उसको पूरा किया जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लोक नीति दिशा निर्देश रेखांकित करती है। मतलब रेखांकित कहने का मतलब है कि किस ओर हमारा समाज अग्रसर होगा, किस ओर प्रस्थान करेगा, उसके दिशा को निर्धारित करने का काम भी लोक नीति के द्वारा ही होता है। लोक नीति जो है वो दिशा निर्देश देती है कि किस प्रकार से हमें समाज के अंदर लोगों को चलना चाहिए, ताकि समस्त प्रशासन जो है इन निर्देशों का पालन कर लोक कल्याण के उद्देश्य को पूरा करे। समाज में शांति बनाए रखने के लिए कई सारे नियम कानून बनाए गए हैं। तो ये क्यों बनाए गए हैं? ताकि इसका पालन करके समाज के अंदर रहने वाले जितने भी जनमानस हैं वो सही तरीके से कल्याण के ओर अग्रसर हो और व्यवस्थित तरीके से समाज में रह सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लोक नीति विभिन्न संगठनों, सरकारी संगठन में भी आता है, सरकारी संगठन में भी आता है। गैर सरकारी संगठन कहने का मतलब है एनजीओ, जो एनजीओ के माध्यम से होता है, और सरकारी तो आपको पता ही है औपचारिक। तो इनके सहयोग का परिणाम है, दोनों का बहुत बड़ा सहयोग होता है किसी भी प्रकार के नियम कानून को बनाने में। लोक नीति निर्माण में केवल सरकारी ही बुद्धि नहीं चलती बल्कि यहाँ पे गैर सरकारी संगठन भी भागीदार होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया एनजीओ वगैरह, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह आपने नाम सुना होगा, जो आम जनता के हकों की लड़ाई की बात करता है, उसके हक दिलवाने की बात करता है। तो ये सब गैर सरकारी संगठन ही है, लेकिन इनकी भी भागीदारी होती है किसी भी प्रकार के नियम कानून को बनाने में। इन सभी के सम्मिलित सहयोग का परिणाम ही होता है लोक नीति। ये सब मिलके जिस प्रकार के नियम का निर्माण करते हैं, इसी के रिजल्ट के रूप में आप लोक नीति को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लोक नीति परिणामोन्मुख है। परिणामोन्मुख कहने का मतलब है कि बहुमुखी। ऐसा है कि जब भी लोक नीति का किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाता है तो उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। परिणाम उन्मुख जो है इसका मतलब होता है जब भी किसी भी प्रकार के नियम कानून को बनाया जाता है तो उसके भविष्य के फ्यूचर रिजल्ट को देखते हुए बनाया जाता है कि क्या बनाए गए कानून से आने वाले भविष्य में लोगों का भलाई हो सकेगा, लोग इससे अच्छे रास्ते पे अग्रसर हो सकेंगे, समाज में शांति स्थापना रह सकेगा। लोक नीति जो है वो सदैव इस तरह बनाई जाती है जो परिणामों को पूरा करे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा रिजल्ट को या फिर आप कह सकते हैं एक एम को ध्यान में रखते हुए तब जाके एक लोक नीति का निर्माण किया जाता है, ताकि वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति इन तरह के नियमों के साथ कर सके।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है नीति निर्माण पर प्रभाव। तो देखिए निम्नलिखित घटकों का प्रभाव जो है वो नीति निर्माण रेखा पर देखा जा सकता है। वो कौन कौन से घटक हैं ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहला तो है विचारधारा। जैसे विचारधारा के लोग सरकार में होते हैं वैसे ही विचारधारा का लोक नीति पर विचार दृष्टिगोचर होता है। देखिए सरकार में आपको जिस तरह के लोग देखने को मिलेंगे सरकार हमारा वैसा ही चलता है। यदि सारे सरकार के अंदर प्रशासन के अंदर के लोग भ्रष्टाचारी हैं तो पूरे देश में लूट खसोट और भ्रष्टाचार फैल जाता है। अगर सरकार के अंदर ईमानदार लोग हैं तो देश जो है वो ईमानदारी की रास्ते पे चलता है। भारत में अनेकों विचारधारा से जुड़े राजनीतिक दल हैं। इन विचारधाराओं के बारे में आपने क्लास 12 में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि भारत तो विविधताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्म है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग विचार हैं। तो अलग अलग विचारों से जुड़े राजनीतिक दल हैं भारत में। जो कोई वामपंथी है, कोई दक्षिणपंथी है, कोई नरमपंथी है, जो अपनी अपनी विचारधारा के कार्यरत हैं। वो अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार अपने समाज के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन जब गठबंधन होता है मतलब अलग अलग विचारधारा के लोग अगर साथ में जुड़ते हैं तो फिर कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो हर एक समाज के लिए आवश्यक होता है। जैसे विचारधारा कोई सा भी हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर एक विचारधारा के लोग चाहते हैं कि उनका समाज अग्रसर हो। तो ये कॉमन मुद्दा हो गया। इसको एकत्रित होकर इसके ऊपर नीतियां बनाने का वो प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जनमत। जनमत का दबाव भी लोक नीति निर्माण में अपनी भूमिका अदा करता है। देखिए जनमत का दबाव जो है मतलब कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन पे जनता का दबाव होता है। तो जनता भी लोक नीति निर्माण में अहम भूमिका अदा करता है क्योंकि जनता के लिए अगर नियम बनाया गया है तो जनता का तो इसमें भागीदारी होना जरूरी है। चाहे वह पर्यावरण का मुद्दा हो, अधिकार का मुद्दा हो, मतलब जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, या फिर शोषण का मुद्दा हो, या फिर नीति निर्माण में जनता की सक्रियता का मुद्दा हो। प्रभाव तभी संभव होता है जब जनता जागरूक होता है। एक स्टूडेंट अच्छा तभी पढ़ पाता है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, एक बच्चा अच्छा पढ़ाई तभी कर पाता है जब उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाने के लिए जागरूक होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस महीने का फीस दे रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं। तो वो बच्चा कभी भी नहीं पढ़ सकता भले ही पेरेंट्स कितना भी पढ़ा लिखा हो। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा पेरेंट्स भी है और वो अपने बच्चे को सही समय से देखभाल देता है पढ़ाई के ऊपर तो उसका बच्चा पढ़ने की ओर अग्रसर होता है। तो सेम यही बात है कि अगर जनता जागरूक ना हो तो सरकार भ्रष्टाचारी हो ही जाती है। सरकार को क्या मतलब है कि जनता का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ शोषण हो रहा है, कौन से पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। लेकिन जब जनता जागरूक होती है तो सरकार भी इन सारे मुद्दों के ऊपर अपना ध्यान देती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सरकार की छवि। प्रायः सभी सरकारें जनता में अपनी छवि को लेकर सचेत रहते हैं। कई बार सरकार नीति को इस प्रकार बनाती है या नीति को इस प्रकार से निर्माण किया जाता है जिससे उसकी छवि खराब ना हो। देखिए सरकार की छवि कहने का मतलब है राजनीतिक पार्टी आपको पता है अपने कुर्सी को बचाने के लिए, अपने इज्जत को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए तरह तरह के कार्यों को करता है, कई प्रकार के विडंबनाओं को रचता है। ऐसे ही बात यहाँ पे है जब सरकारें जनता में अपनी छवि को लेकर सचेत रहता है कि उसका छवि जनता के प्रति जनता में खराब ना होने तो अगले साल तो वो वोट ही नहीं देगी और फिर सरकार दूसरा बदल जाएगा। तो कई बार सरकार ऐसे नीति को इस प्रकार से बनाती है जिससे जनता में उसका छवि खराब ना हो। वहीं पे नेक्स्ट है बाहरी दबाव। सरकार की नीतियों पर बाहरी देशों का या फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव भी कार्य करता है। आपको पता है जब से दो ध्रुवीयता का अंत हुआ, सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया, उसके बाद अमेरिका मात्र एक ऐसा देश है जो अपनी वर्चस्व को पूरी दुनिया में दिखाता है और वो अलग अलग देशों के ऊपर दबाव भी बनाता है। तो बाहरी दबाव इसी दबाव को कहते हैं। किसी भी प्रकार के नियम कानून को बनाने को लेके जब बाहर के देशों से दबाव आने लगता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए ना कश्मीर मुद्दा को ही, धारा अनुच्छेद 370 को ही जब ये हटाया गया तो कई सारे देशों ने भारत के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। लेकिन भारत ने ये कह के सबका मुंह बंद करा दिया कि यह भारत का आंतरिक मामला है और इंटरनल मैटर में वो किसी बाहरी देशों का इंटरफेयर पसंद नहीं करेगा। तब जाके सभी देश शांत हो गए। तो यही बाहरी दबाव है। जैसे 90 के
दशक में निजीकरण एवं उदारीकरण आदि को लागू करने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का दबाव सभी देशों के लगभग लगभग सभी देशों के ऊपर बनाया गया था, क्योंकि ये सब अमेरिका की गुलाम ऑर्गेनाइजेशन है और अमेरिका के कहने पे चलता है, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा फंडिंग करता है इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को। इसलिए बेचारे की मजबूरी है कि वो अमेरिका के दबाव में और अन्य सभी देशों के ऊपर दबाव बनाता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अन्य कारक। देखिए, आपदा, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत आदि भी प्रभाव ऐसे होते हैं जो नीतियों पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। आपदा कहने का मतलब है यदि किसी भी प्रकार के भूकंप हो गया, सूखा हो गया, साइक्लोन हो गया, तो ये सभी जो चीजें हैं ना, वो नीति को बनाने के ऊपर जो है अपने रूप को दर्शाते हैं। इन सभी के कारण भी नीतियों में बदलाव और नए नीतियों का निर्माण होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लोक नीति निर्माण में दो प्रकार की संरचनाएं प्रमुख रूप से भाग लेती है। ये आपका VVI रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि लोक नीति जब जब बनता है, जब लोक नीति को बनाया जाता है, तो उसमें कौन कौन सी संरचनाएं प्रमुख रूप से भाग लेती है। तो आपको बताना है दो प्रकार की संरचनाएं होती है जो किसी भी प्रकार की किसी भी देश में कहीं भी लोक नीति को बनाने में अपना अहम भूमिका निभाता है। वो कौन कौन सी संरचनाएं? तो पहला तो है सरकारी संरचना और दूसरा है गैर सरकारी संरचना। ये हमने पहले भी बात किया था, सरकारी संरचना और गैर सरकारी संरचना में। तो सबसे पहले हम सरकारी संरचना को समझ लेते हैं। किसी भी प्रकार के नियम को बनाने के लिए कार्यपालिका का महत्व होता है। इसके अलावा प्रशासन तंत्र का महत्व होता है, विधायिका का महत्व होता है, न्यायपालिका का महत्व होता है। अब आपके मन में शायद यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे सरकारी संरचना किस प्रकार से लोक नीति बनाने में इतने सारे पॉइंट्सों को इन्वॉल्व करती है। तो आपने क्लास 12th में पढ़ा है ना कि ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं यही तो किसी भी प्रकार के नियम को बनाते हैं, और ये नियम बन के कहाँ जाता है, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। विधायिका इसको क्या करती है, बड़े मतलब या तो राष्ट्रपति से वो अप्रूवल लेता है या फिर न्यायपालिका से लेता है। अंत में तो ये न्यायपालिका के पास जाना ही होता है अप्रूवल के लिए, क्योंकि न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इस प्रकार के नियमों को, नीतियों को बड़े गौर से देखता है और देखता है कि ये जनता के हक में है कि नहीं है, ये जनता के किसी दिक्कत का कारण तो नहीं बन जाएगा। अगर न्यायपालिका को लगता है कि नहीं सब कुछ ओके है, ये जनता के हक में है, तब जाके वो उसे अप्रूव करता है, नहीं तो उसे वो रिजेक्ट कर देता है। तो सरकारी संरचना में ये सारे पॉइंट्स हैं जो नीतियों के निर्माण में अपना अहम योगदान देते हैं। वहीं पे अगर हम गैर सरकारी संरचना की बात कर लें तो हित समूह, बहुत सारे ऐसे NGO हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के हक की बात करते हैं, राजनीतिक दल हैं, जनसंचार माध्यम है, सामाजिक आंदोलन है और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है। ये सब भी किसी भी प्रकार के नीति, नियम, कानून, संविधान को फेरबदल में अपना अहम योगदान देते हैं। तो ये दो फैक्टर है आपको जानने जो नीति निर्माण में बहुत ही अहम योगदान देता है। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे BA पॉलिटिकल साइंस, BA इन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट था लोक प्रशासन। मैंने कई सारे वीडियोस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया लोक प्रशासन को समझने के लिए कि और बेहतर तरीका क्या हो सकता है, लेकिन जितना भी मैंने सर्च किया उसमें लोक प्रशासन के उन मुद्दों को नहीं बताया गया जो खासकर कॉलेज के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। लोक प्रशासन हमेशा यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज की तरह आ रहा है जो UPSC या फिर इस लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें इतना डिटेलिंग और इतना बड़ा चिट्ठा नहीं पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 तक आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है लोक प्रशासन, और बहुत ही अहम मुद्दा भी है, तो आपको समझना भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपको लोक प्रशासन के बारे में और लोक नीति के बारे में संपूर्ण जानकारी जो आपको चाहिए था आपके एग्जाम के लिए वो आ गया होगा समझ में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।